शहर के सबसे पास इलाके में रहने वाले आर्यन के लिए उसकी माँ सावित्री जी भगवान का रूप थी। लेकिन आर्यन की पत्नी बरखा सावित्री जी को केवल एक मुफ्त की नौकरानी और अपनी चमक दमक वाली जिंदगी में एक बाधा मानती थी। एक दिन आर्यन बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया हुआ था। बरखा ने घर पर किटी पार्टी रखी थी। सावित्री जी रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी बरखा अंदर आई और सावित्री जी के हाथ से गरम चाय का कप छीनकर फर्श पर पटक दिया। बरखा फुसफुसाते हुए बोली, बुढ़िया, कल जब मेरे दोस्त आएंगे तो तुम स्टोर रूम से बाहर नहीं निकलोगी। तुम्हारी शक्ल देखकर लोग पूछते हैं कि ये अनपढ़ औरत कौन है। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी सास बताते हुए। सावित्री जी ने नीचे नज़रों से कहा, बहू, मुझे मेहमानों से क्या लेना देना, बस मुझे मेरी दवाइयों के लिए थोड़े पैसे दे दो, मेरा दम घुट रहा है। बरखा ने जोर से ठहाका लगाया और कूड़ेदान की तरफ इशारा करते हुए कहा, पैसे? जो खुद एक बोझ है उसे दवाइयाँ चाहिए? वो देखो, सुबह की फेंकी हुई खिचड़ी पड़ी है, वही खा लो, सारी बीमारी दूर हो जाएगी। बरखा जानते थे कि आर्यन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक साजिश रची। उसने अपने गले का कीमती हार सावित्री जी के फटे हुए पुराने झोले में डाल दिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। जब आर्यन वापस आया तो घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने आर्यन के सामने झोले से हार निकाला। बरखा रोने का नाटक करते हुए बोली, आर्यन, मुझे यकीन नहीं हो रहा, माँ जी ने मेरा हार चुरा लिया ताकि अपने गांव वाले घर की मरम्मत करा सकें। मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। आर्यन अपनी माँ की तरफ देख रहा था। सावित्री जी की आंखों में बेबसी थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उन्हें बरखा की वह धमकी याद आ गई। अगर मुंह खोला तो मैं पुलिस को कह दूंगी कि आर्यन भी इस चोरी में शामिल है, उसका कैरियर तबाह कर दूंगी। सावित्री जी ने अपनी ममता की खातिर चुप्पी साध ली और धीमी आवाज़ में बोली, हाँ बेटा, मैंने ही चुराया है, मुझे जेल ले चलो। आर्यन का दिल टूट गया। पुलिस सावित्री जी को ले जाने लगी, लेकिन तभी आर्यन ने पुलिस को रोका। उसने अपना मोबाइल निकाला और टीवी की स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया। बरखा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आर्यन ने घर में छुपे हुए जासूसी कैमरे लगाए थे, जिनके बारे में बरखा को पता नहीं था। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कैसे बरखा ने खुद हार झोले में डाला था और कैसे वह माँ को बासी और गंदा खाना खाने पर मजबूर करती थी। वीडियो में बरखा की आवाज़ गूंज रही थी, आर्यन तो बेवकूफ़ है, उसे क्या पता कि उसकी माँ यहाँ तिल तिल मर रही है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन की आंखों से खून उतर आया। उसने पुलिस से कहा, इंस्पेक्टर साहब, अपराधी मेरी माँ नहीं, यह औरत है। झूठा इल्ज़ाम लगाने और बुजुर्ग को प्रताड़ित करने के जुर्म में इसे ले जाइए। बरखा गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ झटक दिया। वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी माँ को नहीं पहचान सका। सावित्री जी ने आर्यन को उठाकर गले लगा लिया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था।
उन्होंने अपना छोटा सा झोला उठाया और कहा, आर्यन, तूने मेरी बेगुनाही साबित कर दी, यही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन जिस घर की बुनियाद में शक और नफरत आ जाए वहाँ माँ का आशीर्वाद नहीं रुकता। मैं अब अपने पुराने गांव जाऊंगी, वहीं शांति से रहूंगी। आर्यन रोता रह गया, पर सावित्री जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने सिखा दिया कि माँ की ममता को झुकाया जा सकता है, पर उसके आत्मसम्मान को कभी खरीदा नहीं जा सकता। सावित्री जी के कदम गांव की ओर मुड़ चुके थे, लेकिन आर्यन का पश्चाताप उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। आर्यन ने बरखा को तलाक का नोटिस थमा दिया और अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर गांव पहुंच गया। वहां उसने देखा कि सावित्री जी ने अपने पुराने पुश्तैनी घर को एक निःशुल्क पाठशाला में बदल दिया है। वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी। आर्यन चुपचाप दरवाजे पर खड़ा रहा। जब कक्षा खत्म हुई तो वह माँ के पास गया। आर्यन ने रूंधे गले से कहा, माँ, मैं शहर का सब कुछ बेच आया हूँ, अब मैं आपके साथ यहीं रहूँगा। सावित्री जी ने शांत भाव से जवाब दिया, बेटा, यहाँ रहने के लिए तुझे मेरा बेटा नहीं, इस मिट्टी का सेवक बनना होगा। यहाँ मखमल के बिस्तर नहीं, जमीन पर चटाई मिलेगी। इधर शहर में बरखा अपनी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सोचा कि अगर वह आर्यन को वापस नहीं पा सकती तो वह उस संपत्ति को तो पा ही सकती है। उसने एक फर्जी वसीयत बनवाई और गुंडों के साथ गांव पहुंच गई। एक दोपहर जब सावित्री जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, बरखा वहां धमकी देते हुए पहुंची, यह जमीन और यह घर अब मेरा है, मेरे पास कागजात हैं। बुढ़िया, यहाँ से दफा हो जा। गांव वाले इकट्ठा हो गए। बरखा ने चिल्लाकर कहा, आर्यन ने यह सब मेरे नाम कर दिया है। तभी आर्यन पीछे से आया और उसके हाथ में एक रिकॉर्डर था। उसमें बरखा के वकील की स्वीकारोक्ति थी कि उसने वसीयत के कागज फर्जी बनाए हैं। आर्यन ने कड़क कर कहा, बरखा, शहर में तुम्हारी चालें चल सकती हैं, लेकिन यहाँ सत्य का वास है। पुलिस बाहर खड़ी है। इस बार तुम जालसाजी के जुर्म में बच नहीं पाओगी। पुलिस बरखा को हथकड़ी लगाकर ले गई। बरखा के जाने के बाद सावित्री जी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में अब वो कठोरता नहीं थी। उन्होंने कहा, आर्यन, तूने अपनी माँ का मान तो बचा लिया, लेकिन अब तुझे उन माताओं का मान बचाना है जिन्हें उनके बेटों ने ठुकरा दिया है। आर्यन ने माँ की बात का मान रखते हुए अपनी बची हुई सारी संपत्ति से गांव में एक बहुत बड़ा ममता सदन बनवाया। यह सिर्फ एक वृद्धाश्रम नहीं था, बल्कि यहाँ बेसहारा बुजुर्ग और अनाथ बच्चे एक साथ रहते थे। बच्चे बुजुर्गों को दादा दादी का प्यार देते और बुजुर्ग बच्चों को संस्कारों की छाया। सावित्री जी अब सिर्फ आर्यन की माँ नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की बड़ी माँ बन चुकी थी। आर्यन ने समझ लिया था कि माँ की असली सेवा उसे वापस घर ले जाने में नहीं, बल्कि उसकी आदर्शों को जिंदा रखने में है। ममता सदन अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हजारों टूटते दिलों की उम्मीद बन चुका था। आर्यन अपनी पिछली जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं भुलाकर वहीं रहने लगा। एक शाम ममता सदन के गेट पर एक फटे हाल औरत आकर गिरी। उसके बाल बिखरे थे और वह बुरी तरह कांप रही थी। जब आर्यन ने उसे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बरखा थी,
जेल से छूटने के बाद बरखा के पास न पैसा बचा था न इज्जत। जिन सहेलियों के साथ मिलकर वह सावित्री जी का मजाक उड़ाती थी, उन्होंने उसे पहचानने से भी मना कर दिया था। दर दर की ठोकरें खाने के बाद उसे कहीं सहारा नहीं मिला, तो वह उसी ममता सदन के चौखट पर आ गई थी जिसे उसने कभी बर्बाद करना चाहा था। आर्यन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? गार्ड, इसे अभी बाहर निकालो। तभी पीछे से सावित्री जी की आवाज़ आई, रुक जा आर्यन। सावित्री जी धीरे धीरे चलकर बरखा के पास आईं। बरखा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि आज उसे धक्के मारकर निकाला जाएगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि एक ठंडा ममता भरा हाथ उसके सिर पर है। सावित्री जी ने कहा, आर्यन, यह ममता सदन है। यहाँ आने वाले के पाप नहीं देखे जाते, उसकी भूख और बेबसी देखी जाती है। अगर आज हम इसे ठुकरा देंगे तो हम में और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? आर्यन हैरान था। माँ, इसने आपके साथ क्या नहीं किया? इसने आपको बासी रोटी खिलाई, जेल भिजवाया। सावित्री जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इसने मुझे बासी रोटी दी थी, लेकिन मैं इसे संस्कार का अमृत दूंगी। इसे अंदर ले जाओ और साफ कपड़े और खाना दो। बरखा को सदन के एक साधारण कमरे में रखा गया। उसे कोई विशेष सुविधा नहीं मिली, बल्कि उसे भी दूसरे सेवादारों की तरह काम करना पड़ा। वह रोज देखती कि सावित्री जी कैसे निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करती हैं। एक रात बरखा चोरी छिपे सावित्री जी के कमरे में गई और उनके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी, बस उसका रोना ही उसकी माफ़ी थी। सावित्री जी ने उसे उठाया और कहा, बहू, माफ़ी मुझसे नहीं, खुद से मांग। जिस दिन तू खुद की नज़रों में उठ जाएगी, उस दिन तू सच में आज़ाद होगी। समय बीतता गया। बरखा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब ममता सदन की सबसे मेहनती कार्यकर्ता बन गई थी। वह अब बूढ़ी माताओं के पैर दबाती, उनके जख्मों पर पट्टी करती और उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती। एक दिन आर्यन ने देखा कि बरखा एक बूढ़ी माँ को अपने हाथों से खाना खिला रही है, ठीक वैसे ही जैसे सावित्री जी खिलाती थी। आर्यन के मन से भी नफरत की दीवार गिर गई। सावित्री जी ने अपनी ममता से न केवल अपना घर बचाया, बल्कि एक नफरत से भरे इंसान को भी इंसान बना दिया। ममता सदन आज गवाह था कि नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि केवल उस बेशुमार प्यार से जीता जा सकता है जो सिर्फ एक माँ के पास होता है। बरखा के हृदय परिवर्तन ने ममता सदन में एक नई ऊर्जा भर दी थी, लेकिन नियति ने अभी सावित्री जी और आर्यन के लिए एक अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा तय कर रखी थी। ममता सदन की ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन वहां आया। उसने सदन को भारी दान देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वह इस जमीन पर एक आलीशान वेलनेस रिजॉर्ट बनाना चाहता था और बदले में बुजुर्गों को शहर के एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट करने की बात कर रहा था। आर्यन ने साफ मना कर दिया, पर वह बिजनेसमैन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह बरखा का अतीत था। विक्रम, वह शख्स जिसके बहकावे में आकर बरखा ने कभी सावित्री जी के खिलाफ साजिश रची थी।
विक्रम ने आर्यन को अकेले में बुलाकर धमकी दी, अगर तुमने यह जमीन मुझे नहीं बेची तो मैं बरखा के जेल जाने के पुराने रिकॉर्ड्स और उसके चरित्र पर कीचड़ उछालकर इस ममता सदन की बदनामी कर दूंगा। लोग कहेंगे कि एक अपराधी औरत यहाँ बुजुर्गों की सेवा का नाटक कर रही है। आर्यन टूट गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ की मेहनत और बरखा का सुधरा हुआ जीवन फिर से समाज की गंदी नज़रों का शिकार हो। बरखा को जब यह पता चला तो वह सावित्री जी के पास गई। बरखा ने कहा, माँ जी, मेरी वजह से आप सबका अपमान हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती हूँ, शायद तभी यह सदन बच पाएगा। सावित्री जी की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने कहा, भागना समाधान नहीं है बहू। डर को तब तक डराओ जब तक वह खुद रास्ता न बदल ले। अगले दिन सावित्री जी ने पूरे गांव और मीडिया को सदन में बुलाया। विक्रम को लगा कि शायद जमीन के सौदे का ऐलान होने वाला है। वह बड़े गर्व के साथ वहां पहुंचा। तभी सावित्री जी मंच पर आईं। उनके साथ वह पुराना गार्ड राम काका भी था, जिसे विक्रम ने बरसों पहले सच छिपाने के लिए पैसे दिए थे। सावित्री जी ने माइक्रोफोन हाथ में लिया और कहा, आज यहाँ एक सौदा होने वाला है। एक तरफ यह जमीन है और दूसरी तरफ एक इंसान का काला सच। सावित्री जी ने उन कागजों को सार्वजनिक कर दिया जो साबित करते थे कि विक्रम ने ही बरखा को उकसाया था कि कई अन्य बुजुर्गों की संपत्ति भी हड़पी थी। राम काका ने गवाही दी कि कैसे विक्रम ने उन्हें डराया था। भीड़ के गुस्से को देखकर विक्रम वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उस दिन के बाद ममता सदन पर छाए काले बादल हमेशा के लिए छट गए। समाज ने बरखा को उसकी गलतियों के लिए नहीं बल्कि उसके सुधार के लिए अपनाया। सावित्री जी अब काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उन्होंने आर्यन और बरखा का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, आर्यन, बरखा, याद रखना, कड़वाहट को मिटाने के लिए मीठा होना जरूरी नहीं, बस खामोश रहकर सच का साथ देना जरूरी है। अब यह सदन तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसी शाम प्रार्थना के समय सावित्री जी ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे उन्होंने अपना कर्ज चुका दिया हो। आज ममता सदन के मुख्य द्वार पर सावित्री जी की एक प्रतिमा लगी है, जिसके नीचे लिखा है, घर दीवारों से नहीं, माँ के दिए संस्कारों से बनता है। आर्यन और बरखा ने मिलकर उस वसीयत को आगे बढ़ाया और बरखा ने ताउम्र उन बुजुर्गों की सेवा की जिन्हें कभी उसने बासी रोटी देने का पाप किया था। यही उसकी असली तपस्या थी। सावित्री जी के जाने के बाद ममता सदन में एक गहरी खामोशी छा गई थी, लेकिन उनकी दी हुई सीख अब आर्यन और बरखा के जीवन का आधार बन चुकी थी। सावित्री जी के निधन के कुछ सालों बाद आर्यन और बरखा का अपना एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने श्रवण रखा। वे उसे उन्हीं संस्कारों के साथ पाल रहे थे जो सावित्री जी ने दिए थे, लेकिन शहर की चकाचौंध से दूर गांव में रहना श्रवण को रास नहीं आ रहा था। जब श्रवण 18 साल का हुआ तो उसने जिद की कि वह शहर जाकर बिजनेस करेगा। आर्यन ने उसे रोका नहीं, बस इतना कहा, बेटा, सफलता की ऊंचाइयों पर जाना, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलना।
श्रवण शहर गया और बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसने एक अमीर लड़की माया से शादी कर ली। माया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बरखा कभी हुआ करती थी, घमंडी और बुजुर्गों से नफरत करने वाली। एक दिन आर्यन और बरखा अपने बेटे से मिलने शहर गए। वहाँ माया ने उनका स्वागत वैसे ही किया जैसे बरखा ने सावित्री जी का किया था। उन्हें ड्राइंग रूम में बैठने तक को नहीं कहा गया और रात को उन्हें नौकरों के कमरे में सोने को दिया गया। बरखा की आंखों में आंसू थे। उसने आर्यन से कहा, आर्यन, आज मुझे समझ आ रहा है कि माँ जी को कैसा लगता होगा। यह मेरे ही पुराने पापों का फल है जो आज मेरा बेटा और बहू मुझे दे रहे हैं। माया ने अगले दिन सुबह आर्यन और बरखा के सामने एक कागज रखा। श्रवण ने यह घर मेरे नाम कर दिया है और अब हमें यहाँ प्राइवेसी चाहिए। आप लोग वापस गांव चले जाइए। श्रवण चुपचाप खड़ा था। वह अपनी पत्नी के सामने कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी बरखा अपनी कुर्सी से उठी। उसके चेहरे पर सावित्री जी जैसी दृढ़ता थी। उसने श्रवण के पास जाकर उसे एक जोर का तमाचा जड़ा। पूरा कमरा सन्न रह गया। बरखा कड़कती आवाज में बोली, श्रवण, मैं यहाँ घर मांगने नहीं आई थी। मैं तो यह देखने आई थी कि क्या मेरे संस्कार तेरे लालच से हार गए। तू जिस पैसे और घर पर घमंड कर रहा है वो ममता सदन की मिट्टी से उपजा है। बरखा ने अपने झोले से एक पुरानी डायरी निकाली। यह सावित्री जी की डायरी थी। उसने श्रवण को वह पन्ना दिखाया जहाँ सावित्री जी ने लिखा था, आर्यन, अगर कभी बरखा को उसके कर्मों की सजा मिले तो उसे बचा लेना, क्योंकि उसने खुद को बदला है। बरखा ने श्रवण से कहा, बेटा, आज तेरी पत्नी जो मेरे साथ कर रही है वही मैंने तेरी दादी के साथ किया था, लेकिन तेरी दादी ने मुझे माफ़ कर दिया और माँ बनाया। आज मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि तूने अपनी आँखों के सामने अपनी माँ का अपमान होने दिया। आर्यन और बरखा बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकल गए। गाड़ी में बैठते समय श्रवण दौड़ता हुआ आया और उनके पैरों में गिर गया। माया के शब्दों का जादू टूट चुका था। उसे अपनी दादी की कही बातें और पिता का संघर्ष याद आ गया। श्रवण रोते हुए बोला, माँ, मुझे सजा मत दो। मैं अंधा हो गया था। माया को छोड़ दूंगा, पर आप मत जाओ। बरखा ने उसे उठाकर सीने से लगाया और कहा, बेटा, माया को मत छोड़, उसके अंदर की नफरत को छोड़। उसे गांव लेकर आ, उसे सिखा कि रिश्तों की गर्माहट क्या होती है। जो तपस्या मैंने की वही अब इसे करनी होगी। माया और श्रवण गांव आए। वही ममता सदन की बुजुर्गों माताओं की सेवा करते करते माया का अहंकार भी वैसे ही पिघल गया जैसे बरखा का पिघला था। सावित्री जी की विरासत अब तीसरी पीढ़ी में सुरक्षित थी। उस दिन बरखा को एहसास हुआ कि माँ की ममता सिर्फ प्यार करना नहीं सिखाती, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर सही रास्ता दिखाने के लिए कठोर बनना भी सिखाती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।